पर्टिकुलर वीडियो में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में देखेंगे। तो ये प्रीलिम्स के एंगल से तो इम्पोर्टेंट है और इवन मेंस के एंगल से भी इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स के एंगल से देखेंगे तो लास्ट इवन 10 years में डायरेक्ट 4 सवाल आए हैं। तो वो चारों सवाल को मैं लगभग बता दूंगा कौन कौन सा सवाल है और कैसे आप सही कर सकते थे। और मेंस के एंगल से देखेंगे तो डायरेक्टली कोई सवाल नहीं आया है, लेकिन इधर अमेंडमेंट हुआ है। तो अमेंडमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं और उसमें क्या क्या लैकुनास अभी भी है या फर्दर क्या अमेंडमेंट की जरूरत है, तो एक क्रिटिकल एस्पेक्ट से आपका मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। तो मेंस के एंगल से और प्रीलिम्स के एंगल से दोनों एंगल से कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आने से पहले ऑलरेडी एक कैटल ट्रेसपास एक्ट था 1871 का, एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट था 1879 का, फिर वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स एक्ट आया था 1912 का, फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था 1953 का, फिर डब्ल्यूपीए 1972 में आया, फिर वेरियस अमेंडमेंट्स भी हुए थे और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कुछ हद तक बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी रेगुलेट करता है 2002 का, और उसके बाद अभी रिसेंटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट आया 2022 का। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में अगर बताया जाए तो ये एक्ट आया था 1972 में, और 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके तहत प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, फॉरेस्ट और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स को स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया था। वो किया गया था 1978 में। तो 1972 में जब ये एक्ट बना था उस समय फॉरेस्ट स्टेट लिस्ट हुआ करता था और इवन वाइल्ड लाइफ स्टेट लिस्ट में आता था। फिर भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पार्लियामेंट ने बना दिया, क्योंकि पार्लियामेंट इवन स्टेट लिस्ट पे भी लेजिस्लेट कर सकता है इफ टू और मोर देन टू स्टेट्स पास अ रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट कि पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाए। और आर्टिकल 252 के तहत ये पावर मिलती है और स्टेट लेजिस्लेचर्स ने रिजोल्यूशन पास किया था, फिर फर्दर पार्लियामेंट ने 1972 में ये लॉ बनाया था। तो आर्टिकल 252 को इन्वोक करके ये लॉ बनाया गया था। एक बार 252 आप देख लीजिए। और एक आर्टिकल 253 है। 253 है कि पार्लियामेंट इवन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कर सकता है इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू एनी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल विच इज साइंड बाय इंडिया। और जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, वो आर्टिकल 253 को इन्वोक करके पार्लियामेंट ने लेजिस्लेट किया था। तो आर्टिकल 252 और 253 भी आप डिटेल में देख लीजिएगा। और 1717 ए 17B ये तो आपको रटा रटाया होना चाहिए। जो कंकरेंट लिस्ट में ये सारी एंट्रीज है 1717 ए और 17B। और आर्टिकल 21, आर्टिकल 47, 48A और 51AG जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो भी आपको रटे रटाए होने चाहिए, जो एनवायरमेंट से और फॉरेस्ट से और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। तो इस पर्टिकुलर एक्ट में सबसे पहले मेंस के एंगल से ये देख लेते हैं कि प्रोविजंस, क्या क्या प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें है सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 ये बोलता है, तो इसमें थोड़ा भी मेंस के एंगल से देख रहे हैं। प्रीलिम्स के एंगल से आप देखेंगे तो ऑलरेडी 4 सवाल पूछा गया था। अगर आप ये पर्टिकुलर वीडियो को एकदम डिटेल में अच्छे से देख लेंगे तो आप चारों सवाल अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। एक सवाल आपसे ये पूछा गया था कि इसमें से सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन स्टेटस किस पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया को मिलता है, नेशनल पार्क को कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, बायोस्फीयर रिजर्व को कि कंजर्वेशन या कम्युनिटी रिजर्व, एक और एक ऑप्शन था। आंसर होगा उसका नेशनल पार्क। नेशनल पार्क को ज्यादा और स्टेटस मिलता है एज कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी, क्योंकि कोर एरिया में कोई विलेजेस नहीं होते हैं आइडियली, और ग्रेजिंग अलाउड नहीं होती है नेशनल पार्क में। और जब ये हम लॉ देखेंगे सेक्शन वाइज जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नेशनल पार्क इज हैविंग मोर प्रोटेक्शन स्टेटस, और वहां पे बहुत ही कम बायोटिक इंटरफेरेंस होता है एज कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके अलावा सेक्शन 17 से रिलेटेड एक सवाल आया था। उसमें है कि टोटल 6 स्केड्यूल्स है। तो 6 स्केड्यूल में प्लांट्स है, और उन प्लांट्स को तभी आप अप्रूव कर सकते हैं या फिर ग्रो कर सकते हैं अगर आपके पास लाइसेंस है। तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था। उसके अलावा एक सवाल आया था कि कोई भी अगर स्पीसीज अगर शेड्यूल 1 में है तो उसका क्या मतलब है। तो शेड्यूल 1 में टाइगर भी है। तो शेड्यूल 1 में इसका मतलब कि उस एनिमल के पास उतना ही स्टेटस है जितना एक टाइगर को है। आपको टाइगर मारने को पे जितनी सजा होगी उतनी सजा होगी अगर आप किसी दूसरे शेड्यूल 1 स्पीसीज को मारोगे, जैसे एलिफेंट्स, लायंस, राइनोसोरस। और उसके अलावा एक सवाल आया था कि इनमें से ये सारी जो चीजें हैं, रेड स्टार्ट, मिनीवेट्स, कॉपर स्पिथ बारबेट, फ्रॉग माउथ्स, ये सब क्या है। तो
आंसर तो इसका बर्ड्स था। अगर आपको बर्ड्स की हल्की सी नॉलेज होगी तो आप ये इजिली आंसर कर लेते। और इवन अगर आप स्केड्यूल्स में देखोगे तो कुछ बर्ड्स जो है शेड्यूल 1 में है जो ज्यादा ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और मैक्सिमम बर्ड्स शेड्यूल 4 में है। तो आप शेड्यूल 4 में एक बार देखोगे कौन कौन क्लासेस ऑफ बर्ड्स हैं, तो उसमें आपको फ्रॉग माउथ्स वगैरह मिल जाएगा। फ्रॉग माउथ्स इवन आपका शेड्यूल 1 में आता है। अब बात, और जैसे जो ज्यादा वल्नरेबल है जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सब शेड्यूल 1 में आता है। बाद बाकी जैसे डक्स हो गया, पीजन्स हो गया, ये सब आपका शेड्यूल 4 में आता है। तो आप शेड्यूल्स भी देखोगे तो आप वहां पे फ्रॉग माउथ आप पढ़ोगे और पता चल जाएगा फ्रॉग माउथ बर्ड है, और वो सवाल ऑलरेडी आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो ये चारों सवाल को आप इजिली आंसर कर लोगे जो प्रीलिम्स का है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे। तो थोड़ा यहाँ पे एक मेंस के एंगल से देखते हैं। तो मेंस के एंगल से जो प्रोविजंस है वो चार इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड। सबसे पहला है सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या कहता है कि वो हंटिंग को बैन करता है। तो अब हंटिंग का जो डेफिनेशन है काफी कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। आप किसी एनिमल को इंजर करते हो या फिर पोचिंग करने के लिए कोशिश करते हो या उसको स्नेयर करने की कोशिश करते हो, पोचिंग करने के लिए वो करते हैं, तो वो सब कुछ, या इवन आप किसी डियर का हॉर्न्स किसी नेशनल पार्क में पड़ा हुआ है, आप वहां का हॉर्न्स उठा के अपने घर लेते आते हो, वो सब कुछ हंटिंग के डेफिनेशन में आता है। तो हंटिंग की डेफिनेशन काफी कम्प्रिहेंसिव है। तो इट बैन्स द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। लेकिन हंटिंग कुछ कुछ सेक्शन में अलाउड होती है, जैसे सेक्शन 11, सेक्शन 12 और सेक्शन 62 है। सेक्शन 12 जो है दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, उसके इसमें हंटिंग अलाउड होती है। और सेक्शन 62 है जिसके इसमें हम वर्मिन डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वर्मिन में क्या है कि टोटल 6 शेड्यूल्स है, शेड्यूल 1 2 3 4 5 6। तो शेड्यूल 1 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 का वर्मिन डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। बाद बाकी सारे एनिमल्स को आप वर्मिन डिक्लेयर कर सकते हैं। वर्मिन डिक्लेयर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वर्मिन डिक्लेयर करेगी, उसको किसी पर्टिकुलर टाइम और किसी पर्टिकुलर एरिया में वर्मिन डिक्लेयर करेगी और वहां पे उस एनिमल को मारा जा सकता है। सेक्शन 11 भी अलाउ करता है हंटिंग। तो अब सेक्शन 11 के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं, और उससे पहले थोड़ा सा एक कर्सरी व्यू हम इस पर्टिकुलर एक्ट में डाल लेते हैं, उसके बाद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये चैप्टर 1 है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डेफिनेशंस, डेफिनेशंस में यहाँ देखिए कि एनिमल्स का काफी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। एम्फिबियंस, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स सब इंक्लूडेड है। अब एक टर्म होता है एनिमल आर्टिकल, और आगे आप देखेंगे एक टर्म आता है जिसको हम लोग ट्रॉफी कहते हैं। तो जैसे आप एलिफेंट को मारे तो उसका जो आपका हॉर्न्स, जो आपका आइवरी हॉर्न्स जो आपका बना, तो वो आपका एक ट्रॉफी है। और उस हॉर्न से जब आप कुछ एक दूसरा आर्टिकल बनाएंगे तो उसको एनिमल आर्टिकल कहते हैं। तो एनिमल पार्ट्स जो हुआ, जैसे हाथी को मारने के बाद जो हॉर्न्स निकला, उसका जो आगे का दांत होता है, तो वो ट्रॉफी होगा। उससे कुछ हम डेकोरेटिव आइटम बनाएंगे तो उसको एनिमल आर्टिकल कहते हैं। बोर्ड का मतलब होता है स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नहीं तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। उसके अलावा 3 टर्म्स आते हैं। एक टर्म आता है आपका कैप्टिव एनिमल, एक टर्म आपका आएगा वाइल्ड एनिमल, और एक टर्म आपका आएगा शेड्यूल्ड एनिमल। कैप्टिव एनिमल जो होता है दैट इज एनी एनिमल इन शेड्यूल 1 2 3 और 4। वाइल्ड एनिमल दैट मीन्स एनी एनिमल इन शेड्यूल 1 2 3 4 एंड इवन 5। वर्मिन्स को भी वाइल्ड एनिमल बोलते हैं, एंड वर्मिन्स आर नॉट कैप्टिव एनिमल। शेड्यूल 5 में वर्मिन्स होते हैं। उसके अलावा कुछ अगर जो स्टेट लेवल पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है, और सेंट्रल लेवल पे एक डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उसके अलावा हंटिंग का कितना कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं कि hunting with its grammatical variations and cognate expressions includes killing, poisoning, capturing, coursing, snaring, trapping, driving, baiting any wild animal, injuring, destroying any part of the body of such animal, or in case of wild birds or reptiles, damaging the eggs of such birds or reptiles, वो भी आपका hunting के definition में आता है। उसके अलावा आप यहाँ पर लॉ में देखेंगे कि लाइव स्टॉक मीन्स, इसका मतलब केवल इतनी ही चीज। A meat includes blood, bones, sinew, eggs, मतलब मीट में तो नॉर्मली जो फ्लेश होता है वो तो आएगा, उसके अलावा ये आएगा। इंक्लूड्स मतलब होता है कि इसके अलावा ये सब भी आएगा, और मीन्स मतलब होता है इतना ही कुछ होगा। मतलब कि लाइव स्टॉक मीन्स फार्म एनिमल्स एंड इंक्लूड्स बुफेलोज, बुल्स, बुलॉक्स। तो केवल लाइव स्टॉक में इतना जो यहाँ पे चीज लिखी हुई है वही लाइव स्टॉक है।
उसके अलावा यहाँ पे जो रिजर्व फॉरेस्ट और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है, ये जो डिजिग्नेशन मिलता है ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत मिलता है। उसके अलावा शेड्यूल 6 में स्पेसिफाइड प्लांट है, टोटल 6 स्पेसिफाइड प्लांट है। और वो 6 का आप नाम देख लीजिएगा, नाम ऐसे मैं पढ़ देता हूँ। एक है आपका बेडोम स्काईकेट, फिर है ब्लू वांडा, रेड वांडा, कुथ, पीचर प्लांट और लेडी स्लीपर ऑर्चिड। तो इसको आप ग्रो नहीं कर सकते हो विदाउट एनी लाइसेंस। उसके अलावा ट्रॉफी का डेफिनेशन मैंने बता दिया कि एनी होल और एनी पार्ट ऑफ द कैप्टिव एनिमल। और एक टर्म होता है शेड्यूल्ड एनिमल। शेड्यूल्ड एनिमल केवल जो एनिमल जो शेड्यूल 1 में है एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 में, वही शेड्यूल्ड एनिमल है। फॉर एग्जांपल नील गाय, वो शेड्यूल 3 में है तो वो शेड्यूल्ड एनिमल नहीं है। उसके अलावा वर्मिन, एनी एनिमल विच इज डिक्लेयर्ड एज वर्मिन इन शेड्यूल 5। Wild animal means any animal specified in schedules 1 to 4 and found wild in nature. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप सेक्शन 3 में देखेंगे तो डायरेक्टर होता है, डेट इज डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उसके बाद एक स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। और काफी वाइल्ड लाइफ वार्डन्स भी होते हैं, जनरली जो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं वही वाइल्ड लाइफ वार्डन्स होते हैं। उसके अलावा अब पावर टू डेलीगेट ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, उसके अलावा अब एक नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ पे देखेंगे टोटल इसमें जो हेड होते हैं दैट इज प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एज द वाइस चेयरपर्सन। उसके अलावा टोटल 47 मेंबर्स होते हैं, काफी एनजीओस के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इसका मेन काम होता है कि जब कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के कुछ एरियाज को डाइवर्ट करना है फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज सेटअप करनी है या कुछ माइनिंग सेटअप करना है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे रोड्स वगैरह बनाना है, तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की परमिशन लगती है। तो पहले स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ परमिशन देता है, फिर नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ परमिशन देता है। उसके अलावा एक स्टैंडिंग कमेटी होती है नेशनल बोर्ड की। नेशनल बोर्ड ऑफ की स्टैंडिंग जो कमेटी होती है उसमें जो हेड होता है दैट इज द वाइस चेयरपर्सन, मतलब कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर इस स्टैंडिंग कमेटी का हेड होता है। और 10 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे, तो 10 ही मेंबर है अभी। और जनरली क्या होता है कि ये जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, लास्ट इसकी मीटिंग 2014 में हुई थी। उसके बाद केवल स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई है। तो जब भी कोई डाइवर्जन होता है एरिया का नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये स्टैंडिंग कमेटी ही कर देती है। तो यही एक लैकुना भी है कि हम जो बनाए थे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इसलिए बनाए थे कि इसमें काफी इन्वायरमेंटलिस्ट का भी रिप्रेजेंटेशन था, कि उनका भी व्यूज रखा जाएगा जब किसी नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के एरिया को हम लोग डाइवर्ट करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर जिस स्टैंडिंग कमेटी को यहाँ पे हेड कर रहा है, तो इसी की स्टैंडिंग कमेटी है, एनबीडब्ल्यूएल की स्टैंडिंग कमेटी है ये, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल बोर्ड। और इसमें हेड हो गए एनवायरमेंट मिनिस्टर, और एनवायरमेंट मिनिस्टर ही उन्हीं एनबीडब्ल्यूएल के 47 मेंबर्स में से 10 मेंबर चूज कर लेंगे और वो स्टैंडिंग कमेटी बना लेंगे, और वही स्टैंडिंग कमेटी डिसीजन ले रही है। और जनरली इसमें गवर्नमेंट मेंबर्स ही होते हैं। तो दिक्कत क्या है कि जो एनवायरमेंटलिस्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू हम लेते ही नहीं है, और काफी इजिली नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डाइवर्ट किया जा रहा है। अब ये फंक्शंस ऑफ द नेशनल बोर्ड है, तो ये जनरल फंक्शंस ही होगा कि आपको प्लान्स पॉलिसीज बनानी है वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, उसका दूसरी तरफ स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है। और इधर जो हाल में जो अमेंडमेंट हुआ, पहले क्या था कि स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की कोई कंसल्टेटिव कमेटी नहीं, स्टैंडिंग कमेटी नहीं होती थी। अभी जो 2022 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की भी स्टैंडिंग कमेटी होगी, दैट विल बी हेडेड बाय द स्टेट एनवायरमेंट मिनिस्टर। जो किसी स्टेट गवर्नमेंट का जो एनवायरमेंट मिनिस्टर होगा वो उसको हेड करेगा। ये ड्यूटीज ऑफ 8वें सेक्शन में ड्यूटीज ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, एक बार आप कर्सरी रीडिंग इसकी दे सकते हैं। 9th सेक्शन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें हंटिंग को प्रोहिबिट किया गया है, और हंटिंग की डेफिनेशन काफी कंप्रिहेंसिव है, वो हम सेक्शन 2 से देख सकते हैं। उसके अलावा जो सेक्शन 11 है, जो मैं आपको बता रहा था कि सेक्शन 11, 12 और सेक्शन 62, ये 3 सेक्शन है जो कंडीशन डालता है कि आप इस केस में हंटिंग कर सकते हैं। सेक्शन 62 में वर्मिन डिक्लेयर किया जाता है। सेक्शन 12 में एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए हंटिंग अलाउ की जाती है। सेक्शन 11 में क्या है कि हंटिंग अलाउ की जाती है कुछ कुछ सेक्शंस में। तो अब क्या है कि जो 2022 में जो वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ है, अभी एक्ट नहीं बना क्योंकि प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर नहीं किया है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है।
तो उसमें केवल 4 शेड्यूल्स ही रहेंगे। 1 और 2 में एनिमल्स रहेंगे, 3 में प्लांट्स रहेगा और 4 में वो सारे एनिमल्स रहेंगे जो ऊपर के 3 शेड्यूल्स में नहीं है लेकिन साइट्स में कवर है, CITES, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। और लेकिन हम पुराने वाले में देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन था। कि शेड्यूल 1 एनिमल को आप 2 ही कंडीशन में मार सकते हो, इफ इट हैज बिकम डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ और इट इज डिसेबल्ड और डिजीज्ड बियॉन्ड रिकवरी। फॉर एग्जांपल टाइगर, टाइगर आपका शेड्यूल 1 है। तो अब सारे शेड्यूल्स में आप एक थोड़ा सा ये देख लीजिए, शेड्यूल 1 2 3 4 एनिमल्स का है, शेड्यूल 5 जो है वो वर्मिन्स है, उसको आप कभी भी मार सकते हैं, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। शेड्यूल 6 जो आपका वो है स्पेसिफाइड प्लांट्स, उसको आप ग्रो या अप्रूव तभी कर सकते हो जब आपके पास लाइसेंस है। तो 5 और 6 तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। 1 2 3 4 में 1 को सबसे ज्यादा स्टेटस है इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन, 2 को थोड़ा कम, 3 को और कम, 4 को और कम। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देंगे तो शेड्यूल 1 में आपका टाइगर्स है, एलिफेंट्स है, लायंस है, राइनोसरस है। शेड्यूल 2 में आपका ढोल्स है जो वाइल्ड डॉग्स होता है, आपका स्लोथ बियर है, आपका फिर लंगूर आता है, फिर किंग कोबरा आता है। शेड्यूल 3 में आपके ज्यादा डियर स्पीसीज आते हैं, जैसे आपका चीतल हो गया, सांबर हो गया, या एंटेलोप्स आता है जैसे नीलगाय हो गया, और या इवन बार्किंग डेयर हो गया। शेड्यूल 4 में आपका मैक्सिमम सारे बर्ड्स आ जाते हैं। कुछ कुछ बर्ड्स हैं शेड्यूल 1 में जो काफी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वगैरह हो गया, और बाद बाकी शेड्यूल 4 में आ जाते हैं। तो अब देख लेते हैं, तो शेड्यूल 1 एनिमल जैसे टाइगर है, और आप अगर देखेंगे किसी शेड्यूल 1 एनिमल को मारते हो या फिर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 एनिमल को मारते हो तो सबसे ज्यादा पनिशमेंट मिलता है 3 साल से 7 साल के बीच में। और अगर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 2 या शेड्यूल 3 या शेड्यूल 4 को मारते हो तो आपको पनिशमेंट कैन बी अप टू 3 इयर्स, तो कम पनिशमेंट मिलता है। तो एक सवाल आया था प्रीलिम्स में कि अगर आप कोई एनिमल शेड्यूल 1 में है तो उसका क्या मतलब है। दैट मींस कि इट हैज द सेम स्टेटस एज दैट ऑफ टाइगर, क्योंकि टाइगर भी शेड्यूल 1 एनिमल है। और उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि अब हाँ, शेड्यूल 1 एनिमल को 2 कंडीशन में मारा जा सकता है, इफ इट हैज बिकम डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ और इट इज डिजीज्ड और डिसेबल्ड बियॉन्ड रिकवरी। फॉर एग्जांपल, अगर टाइगर एक मैन ईटर बन गया है तो उसको मारा जा सकता है लीगली। और उस या अगर कोई डिजीज हो गई, फॉर एग्जांपल लायन में कैनाइन डिस्टेम्पर डिजीज, गिर में आप सुने होंगे। और वही एक रीजन भी था कि पहले डिबेट चली थी कि गिर को हम लोग लायंस को हम लोग गिर नेशनल पार्क से ट्रांसलोकेट करके कूनो पालपुर नेशनल पार्क में ले जाएंगे, लेकिन वो अलग बात है, वहां पे अब चीता को इंट्रोड्यूस कर दिए। अब यहाँ पे अगर मान लो लायंस में कैनाइन डिस्टेम्पर डिजीज हो जाती है तो एक में हो गई, उसकी वजह से सब में फैल जाएगी, तो जिसको हो गई है तो उसकी हम कलिंग या उसको हम हंटिंग कर सकते हैं, लीगली अलाउड है। अब दूसरा है आपका, अगर कोई शेड्यूल्ड जो शेड्यूल 1 एनिमल है उसको थ्रेट टू ह्यूमन प्रॉपर्टी के नाम पे नहीं मार सकते हैं, केवल थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ या फिर डिजीज्ड और डिसेबल्ड बियॉन्ड रिकवरी के नाम पे मार सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एलिफेंट भी शेड्यूल 1 एनिमल है, अगर वो आदमी को मारता है तो यस उसकी हंटिंग कर सकते हैं। उसमें कोई डिजीज हो गई है जो फैलेगी सब हाथी में तो यस आप उसको मार सकते हैं। लेकिन इफ इट हैज बिकम थ्रेट टू ह्यूमन प्रॉपर्टी, जैसे वो क्रॉप लॉसेस वगैरह कर दिया, तो आप हाथी को नहीं मार सकते। लेकिन जो शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 या शेड्यूल 4 एनिमल है उसको, इफ इट हैज बिकम थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ और इफ इट इज डिसीज्ड और डिसेबल्ड बियॉन्ड रिकवरी तो मार ही सकते हैं, लेकिन अगर थ्रेट टू ह्यूमन प्रॉपर्टी भी बन गया तो भी मार सकते हैं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ही ये परमिशन देता है। यहाँ पे देखिए, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और द ऑथराइज्ड ऑफिसर में इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट एनी वाइल्ड एनिमल स्पेसिफाइड इन 2 3 4 शेड्यूल्स हैज बिकम डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग स्टैंडिंग क्रॉप्स और इज डिजीज्ड और डिसेबल्ड बियॉन्ड रिकवरी, तो वो हंटिंग अलाउ कर सकता है। तो शेड्यूल 1 को केवल 2 कंडीशन में मार सकते हैं, शेड्यूल 2 3 4 को 3 कंडीशन में मार सकते हैं। एक स्पेशल कंडीशन है थ्रेट टू ह्यूमन प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, जैसे नीलगाय शेड्यूल 3 है, इफ इट इज बिकम अ थ्रेट टू ह्यूमन प्रॉपर्टी तो हाँ मार सकते हैं। एलिफेंट इफ इट बिकम्स थ्रेट टू ह्यूमन प्रॉपर्टी, अगर क्रॉप लॉसेस करता है नहीं मार सकते, क्योंकि वो शेड्यूल 1 एनिमल है। केवल शेड्यूल 2 3 4 को ही मार सकते हैं, हंटिंग कर सकते हैं, इफ इट हैज बिकम अ थ्रेट टू ह्यूमन प्रॉपर्टी। तो एलिफेंट को नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो शेड्यूल 1 एनिमल है, नीलगाय को कर सकते हैं क्योंकि वो शेड्यूल 3 एनिमल है। और ये जो करेंगे, हंटिंग कोई भी नहीं कर सकता है, आप तभी कर सकते हैं जब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन परमिशन देता है। वो परमिशन जनरली गवर्नमेंट एजेंसी को ही देगा। अब अवनी टाइग्रेस का महाराष्ट्र में केस हुआ था कि एक प्राइवेट शूटर को अलाउ किया गया था, तो एक वो डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन लीगली अलाउड है, प्राइवेट प्लेयर को दे सकते हैं, लेकिन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ स्टेट ही देगा। और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जनरली PCCF रैंक, दैट इज अ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के रैंक का होता है।
और उसके अलावा जैसे सलमान खान का आपका जो केस था कि वो ब्लैकबग मारा था, तो ब्लैकबग जो है शेड्यूल 1 में है। और शेड्यूल 1 को मारने में जो आपका पनिशमेंट है डेट इज 3 to 7 years, मिनिमम 3 years, मैक्सिमम 7 years। और उसके अलावा क्या है कि एक सेक्शन 62 देख लेते हैं। तो सेक्शन 62 आपको देता हूँ कि इसी से रिलेटेड है कि हंटिंग, तो ये तो आप देख लिए, सेक्शन 11 देख लिया, अब सेक्शन 12 मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर कोई एनिमल आपके पास आ रहा है और आप अपनी जान बचाने के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आप उसको मार सकते हो। इवन आप उसको नेशनल पार्क में भी मार सकते हो। अगर वो आप अपने घर के आसपास हो और कोई ऐसा शेड्यूल 1 स्पीसीज आ जाता है, हाथी आ जाता है, यस, अपने आप जान बचाने के लिए उसको मार सकते हो। लेकिन आपको अलग बात है, कोर्ट में प्रूव करना होगा कि आप लास्ट रिजॉर्ट में अपनी जान बचाने के लिए मारे थे, ना कि ऐसे ही आप कोचिंग करने के लिए मार दिए थे। और दूसरी बात है कि आप नेशनल पार्क्स में भी अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मार सकते हो। लेकिन नेशनल पार्क्स में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आपको गन या कोई इंजुरियस सब्सटेंस आपको ले जाना मना है। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस आप या फिर कोई आर्म्स एम्यूनिशन आप नहीं ले जा सकते हो। वो ले जाओगे तो भी आपकी कार्रवाई होगी और आपको सजा मिलेगी। और उसके अलावा सेक्शन 62 में ये लिखा है कि जो शेड्यूल 1 है और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 है, इनको छोड़ के जितने भी एनिमल स्पीसीज हैं, दैट इज पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, ये सबको वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है। वर्मिन डिक्लेयर करना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर है, और वो डिक्लेयर कर सकती है किसी भी पीरियड के लिए, किसी भी एरिया के लिए। और जिस वर्म एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर करेगी किसी भी पीरियड या किसी भी एरिया के लिए, तो उसको खुले आम मारा जा सकता है। लेकिन किस तरह से मारा जाएगा उसका भी एक गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। जैसे रेसस मैकैक को हिमाचल प्रदेश में कुछ टाइम के लिए वर्मिन डिक्लेयर किया गया था, नीलगाय को कुछ टाइम के लिए बिहार में वर्मिन डिक्लेयर किया गया था, एक साल के लिए। और जब तक वो वर्मिन डिक्लेयर किया जाएगा तो माना जाएगा कि वो एनिमल शेड्यूल 5 में है। कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ एरिया और सेक्शन ऑफ कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ एरिया और पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और 17C देख लेते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स विदाउट लाइसेंसेस प्रोहिबिटेड। तो यहीं से आपका एक प्रीलिम्स का सवाल आया था। और फिर उसके अलावा अगला आप देखते हैं जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क में सबसे पहले सेक्शन 18A डिक्लेरेशन ऑफ सेंचुरी है। तो आपको ये प्रोसेस पता होने की जरूरत नहीं है, आपको मेन जो आप पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में मेजर डिफरेंस क्या है। तो नेशनल पार्क में आपका दो जोनेशन होता है, अंदर होता है आपका कोर एरिया, बाहर होता है बफर एरिया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ऐसा कोई जोनेशन नहीं होता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो बाउंड्री होती है एकदम क्लियरली डिफाइंड नहीं होती है। ऐसे डिफाइंड होती है कि फला फला रिवर से फला फला सड़क तक, फला फला पहाड़ तक ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगा। तो एकदम क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, लगभग लगभग रफ बाउंड्री होती है। लेकिन नेशनल पार्क की क्लियर कट बाउंड्री होती है, जियो रेफरेंस्ड मैप पे उसको दिखाया जाता है। और उसके अलावा आपका जो बायोटिक प्रेशर होता है या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में काफी ज्यादा होता है और नेशनल पार्क्स में काफी कम होता है। वो उसका कारण क्या है? क्योंकि कोर ऑफ नेशनल पार्क्स में आपके विलेजेस अलाउड नहीं है आइडियली, लेकिन अभी भी हर एक दो नेशनल पार्क जैसे कॉर्बेट को छोड़ के वहाँ के कोर एरिया में आपको विलेजेस मिलेंगे। उसका ग्रेजिंग अलाउड नहीं है नेशनल पार्क्स में, और वहाँ पे कोर एरिया में लोग नहीं रह सकते हैं, तो उनको कोई राइट्स नहीं मिलेगी जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज है। तो इसीलिए जो नेशनल पार्क्स को आपको ज्यादा स्टेटस मिलता है। अब आपको ये वाला मैं सेक्शन अच्छे से आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर से सेक्शन 18 पे आऊंगा। तो ये जो सेक्शन 35 है डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क, तो इसमें आप देखिए कि नो ग्रेजिंग ऑफ एनी लाइव स्टॉक शैल बी परमिटेड इन अ नेशनल पार्क। तो यहाँ पे ये हुआ। फिर उसके अलावा है कि ये वाला आप देखिए, वेयर एनी एरिया इज इंटेंडेड टू बी डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क द प्रोविजंस ऑफ सेक्शंस 19 to 26A shall as far as may be applied to investigation and determination of claims as it applies to any area in a sanctuary। तो सारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है
उसके जो भी रूल्स लॉज प्रोविजन है सब कुछ नेशनल पार्क में अप्लाई करेंगे, लेकिन 24 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज सी नहीं अलाउ करेगा। तो ये क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने से पहले वहां पे जो लोकल कम्युनिटीज रह रही है, तो उनकी जो राइट्स है उसको कंटिन्यू किया जा सकता है इवन आफ्टर वो एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन जाता है। लेकिन नेशनल पार्क जब बनता है ना, तो जो वहां पे पहले से जो कम्युनिटी रह रही है उसको वो कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स नहीं होगा, वो राइट्स नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसका ही मतलब है कि कोर एरिया में जो भी विलेजर्स हैं उनको वहां से हटाकर रिहेबिलिटेट किया जाएगा दूसरे एरियाज में। तो इससे क्या होता है कि बायोटिक इंटरफेरेंस, जो ह्यूमन इंटरफेरेंस या एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर जो होता है वो काफी कम होता है नेशनल पार्क में, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ज्यादा होता है। तो जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको मैं बता देता हूँ। तो है क्या क्या, तो सबसे पहले कि आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जो आपका नेशनल पार्क है ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना सकती है और नेशनल पार्क बना सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क बना सकती है, लेकिन प्रोविजन थोड़ा अलग अलग है। तो अब डिटेल में इतना अभी आपको डेप्थ में कभी यूपीएससी पूछेगी नहीं। उसके बाद अगर जो सेंचुरीज बनाना है तो प्रोविजन क्या होता है कि पहले कलेक्टर एक प्रोक्लेमेशन डालता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कि ये फला फला एरिया उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना है, तो कौन कौन लोग यहाँ रहते हैं और उनकी क्या क्या क्लेम्स आके बताइए। जो जो क्लेम्स लीगल होगी तो उसको उस पर सुनवाई की जाएगी। उसके बाद वो कलेक्टर इंक्वायरी करता है सेक्शन 22 के तहत, उसको कुछ कुछ पावर्स हैं इंक्वायरी करने के लिए। उसके बाद क्या है, जब इंक्वायरी करने के बाद होगा कि तीन सिचुएशन होगा, या तो अगर लोग रह रहे हैं और उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना है उस एरिया को, किसी लेट से कोई एक एरिया उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना है, उसमें कुछ विलेज है, तो या तो हो सकता है कि उस विलेज को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ना रखें, या फिर हो सकता है कि उस विलेज को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर रखें और जो विलेजर्स की जो राइट्स थी बिफोर डिक्लेयरिंग इट एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वही राइट्स कंटिन्यू हो जाएगी इवन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। या फिर हो सकता है कि लोग रहें लेकिन कुछ राइट्स वो लोग कंटिन्यू करें और कुछ राइट्स उनकी एक्सटिंग्विश हो जाए, कि लेट से हाँ पहले पानी पीते थे, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस काटते थे, तो चलो वो राइट्स कंटिन्यू करेगी, लेकिन बाद बाकी राइट्स जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे वो कंटिन्यू नहीं होगी। तो कुछ राइट्स कंटिन्यू कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। या फिर उस पर्टिकुलर एरिया को, उस विलेज एरिया को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर नहीं डालेंगे, ये भी कर सकता है कलेक्टर। और या फिर जितनी राइट्स है सब राइट्स दे दे। तो ये है कि कैन एक्सक्लूड सच लैंड फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ प्रपोज सेंचुरी, proceed to acquire such land except where by an agreement between the owner of such land or holder of such rights and the government, the owner and the holder of such rights has agreed to surrender his rights to the government। सारी राइट सरेंडर कर दिया, लेकिन अलाउ इन कंसल्टेशन विद द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ एनी राइट ऑफ एनी पर्सन इन एंड ओवर लैंड विद इन द लिमिट्स ऑफ द सेंचुरी। अगर राइट्स कंटिन्यू कर रही है तो वो भी हो सकता है, लेकिन उस केस में कलेक्टर को चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन लेनी होगी। ये कलेक्टर अपनी पावर को डेलीगेट भी कर सकता है। उसके अलावा क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो ऐसा नहीं है कि केवल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में हो सकता है, वो रिजर्व फॉरेस्ट में भी हो सकता है, और इवन वो आपका टेरिटोरियल वाटर्स में भी हो सकता है। लेकिन इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन बस लगती है। विदाउट परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आप टेरिटोरियल वाटर्स में स्टेट गवर्नमेंट एक सेंचुरी डिक्लेयर नहीं कर सकती है। कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन है ऑफ एंट्री इन सेंचुरी। अब कहीं पे भी पूछा जाएगा कि परमिट कौन देगा, तो डेट विल बी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट। सेक्शन 29 काफी इंपॉर्टेंट, कि आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हो तो सेक्शन 29 के तहत आप बुक होगे, और इसमें मिनिमम 3 साल की सजा और मैक्सिमम 7 साल की सजा है। कॉजिंग फायर आप नहीं कर सकते हो, आप वेपन्स लेके नहीं जा सकते हो, 31 में लिखा है। 32 में बैन ऑन यूज ऑफ इंजूरियस सब्सटेंस। और क्या है कि 5 किलोमीटर दूर तक जो भी लाइव स्टॉक रहता है तो उसको इम्यूनाइज करना पड़ेगा, और ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ये मेजर्स लेगा। और जो नेशनल पार्क डिक्लेयर करते हैं तो वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू करते हैं जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि जो पहले जो कम्युनिटीज रहती है उनकी राइट्स हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए होता है कि कोर एरिया में आपको कोई विलेजेस नहीं दिखेंगे आइडियली, लेकिन दिखते हैं। और बाद बाकी जितना प्रोविजंस आपका जो प्रोटेक्शन मेजर्स जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे लगता है वो नेशनल पार्क में भी लगता है। जैसे यही कह दिया गया ना, सेक्शन 19 से सेक्शन 26 तक जो भी लगेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे वो नेशनल पार्क पे भी लगेगा। और एक स्पेशल फीचर है कि ग्रेजिंग अलाउड नहीं है नेशनल पार्क में। और फिर उसके अलावा आप देखेंगे
एक कंजर्वेशन रिजर्व भी होता है, कम्युनिटी रिजर्व भी होता है। कम्युनिटी रिजर्व कम्युनिटी लैंड पे होता है, कंजर्वेशन रिजर्व जो होता है वो गवर्नमेंट लैंड पे होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है एरियाज या सेंचुरीज और नेशनल पार्क, लेकिन वो वही एरिया कर सकती है जो स्टेट गवर्नमेंट लीज पे दे दिया है या फिर ट्रांसफर कर दिया है वो लैंड एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसी भी एरिया पे नहीं कर सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं कि आपको मैंने ये सेक्शन 11 बता दिया। तो जो जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, एक तो आपका सेक्शन 9 था कि जो हंटिंग बैन करता है। दूसरा है आपका जो प्रोटेक्टेड एरियाज जो आप क्रिएट करता है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स। तो ये सारे सेक्शन के थ्रू सेक्शन 9 हंटिंग बैन करता है। सेक्शन 11, 12 और 62 के तहत हंटिंग अलाउ होती है कुछ कुछ पर्पस के लिए। 11 मैंने आपको बता दिया, शेड्यूल 1, 2, 3, 4 एनिमल्स को किस कंडीशन में मार सकते हैं, किस एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर कर सकते हैं 62 के तहत। और सेक्शन 12 आपको पता है एजुकेशन या साइंटिफिक रिसर्च के पर्पस के लिए भी हंटिंग अलाउ की जा सकती है। उसके अलावा ये तो हंटिंग बैन किया गया था, लेकिन कुछ कंडीशन में अलाउ किया गया था। तो ओवरऑल है कि हंटिंग को बैन किया गया है। दूसरा है कि यहाँ प्रोटेक्टेड एरियाज वगैरह क्रिएट किया गया है, तो आपको पता है शेड्यूल्स भी क्रिएट किया गया है, सब शेड्यूल्स का अलग अलग रोल है। तो आपको सेक्शन 11 मैंने आपको बताया। और कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए, जैसे सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ क्राइम एंड कंट्रोल ब्यूरो, ये सब इंस्टीट्यूशंस है। ये सब का नाम आपको पता होगा, रोल भी आपके नाम से ही क्लियर हो जाता है। उसके अलावा जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर था वो आपका 1972-73 से स्टार्ट हुआ था। तो अब कहा जाता है कि 2006 में सेकंड फेज ऑफ टाइगर कंजर्वेशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि हुआ क्या था कि सरिस्का के सारे टाइगर्स 2005 में खत्म हो गए थे बिकॉज ऑफ पोचिंग। और 2006 में गवर्नमेंट एक कंसर्टेड एफर्ट्स के साथ काफी चीजें स्टार्ट करती है। पहली बार टाइगर सेंसस 2006 में होता है। वाइल्ड लाइफ क्राइम एंड कंट्रोल ब्यूरो वाइल्ड लाइफ क्राइम को कंटेन करने के लिए 2006 में बनाया जाता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2006 में बनाया जाता है। तो पोचिंग को टैकल करने के लिए और टाइगर पे फोकस करने के लिए काफी एफर्ट्स लिए जाने लगे। और सेकेंड फेज ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं जो 2006 से स्टार्ट हुआ। 2006 में ही सुनीता नारायण कमेटी ने, टास्क फोर्स ने अपना रिकमेंडेशन शो किया था, जिसके तहत ये सब बनाया गया था। उसके अलावा अब ये सब तो ये चीजें हैं कि आपका हंटिंग बैन हो गया, प्रोटेक्टेड एरियाज क्रिएट हुआ, काफी शेड्यूल्स हैं, हर शेड्यूल्स में अलग अलग स्टेटस दिया गया एनिमल्स को, इंस्टीट्यूशंस वगैरह क्रिएट किए गए। ये सब फीचर्स हैं, आपके मेन फीचर्स हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। और पीडीएफ पे वो भी जाएंगे, बाद बाकी फीचर्स भी देखेंगे। उसके अलावा फर्दर और क्या किया जा सकता है, तो अब पूरे जब भी आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ट्राइबल्स का उतना रोल नहीं दिया गया है इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। होता कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में अब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत पट्टास देते हैं। तो कुछ एरियाज में पट्टास दिए थे, कुछ एरियाज में पट्टास नहीं दिए थे। जिस एरियाज में पट्टास दिए थे वहां पे फॉरेस्ट फायर कम हुई हुई है, ऐसा देखा गया सैटेलाइट इमेजरीज के थ्रू। और जहाँ पे पट्टास नहीं दिए थे वहां पे ज्यादा फॉरेस्ट फायर हुई। तो इससे साफ मतलब है कि आप पट्टा दे रहे हैं तो ट्राइबल्स फॉरेस्ट को यूज कर रहे हैं, तो उनको पता है ये मेरी ही प्रॉपर्टी है, तो मुझे ही कंजर्व करना है। तो उनको इंसेंटिव मिलता है कंजर्व करने के लिए, और ट्राइबल्स और जो इंडिजिनस लोग हैं उनको कंजर्व करते हैं। तो जो इंडिजिनस कम्युनिटी का रोल, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी एंगेजमेंट काफी क्रिटिकल है। आप वाइल्ड लाइफ कंजर्व करना है या फॉरेस्ट को कंजर्व करना है। तो जैसे इको डेवलपमेंट कमिटीज होती है, कॉर्बेट वगैरह में काफी नेशनल पार्क में बनाई गई है, तो ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए होती है। अब जैसे उन लोगों को पता है कि वो टूरिज्म सेक्टर में वहाँ के लोकल लोग हैं, कोई ड्राइवर्स होगा टूरिस्ट व्हीकल्स का, तो वो लोग टूरिज्म सेक्टर में, तो उनको पता है कि टाइगर की वजह से उनका टूरिज्म है, तो टाइगर की वो पोचिंग नहीं होने देंगे। कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जाके बताएंगे। अब क्या है कि एक्सोटिक स्पीसीज है, जो स्पीसीज इंडिया की नेटिव नहीं है, बाहर पाई जाती हैं, और इंडिया की वो जो 6 शेड्यूल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसमें नहीं मेंशन्ड है। तो उन सारे एक्सोटिक स्पीसीज की अगर इलीगल ट्रेडिंग होती है, हंटिंग होती है, तो इंडिया में कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक्सोटिक स्पीसीज कवर्ड नहीं है। लेकिन अब जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 2022 का, उसमें वो कवर्ड है। इसलिए साइट्स का एक शेड्यूल 4 लाया गया है नई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 में। अब वो अभी एक्ट बना नहीं क्योंकि प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया है। और फिर आप शेड्यूल्स देखेंगे तो अब जैसे आईयूसीएन का आपका हर 5 साल या 10 साल में एनिमल्स को रखा जाता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटनेड लेवल्स में, और कॉन्स्टेंटली अपडेट करते हैं। लेकिन शेड्यूल्स में देखेंगे एज इट इज पड़ा हुआ है। 1, 2, 3, 4 में तो अपडेट करना होगा ना, तो जो ज्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है उसको 1 में डालोगे, जो लिस्ट थ्रेटनेड है तो उसको 4 में डालोगे। तो ये अपडेटिंग
रेगुलर इंटरवल्स पे होती नहीं है। और कुछ एनिमल्स आप देखेंगे शेड्यूल 4 में, से डक्स और स्वान्स, एनिमल हस्बेंड्री में इसको मारा जाता है, लेकिन ये ऑलरेडी शेड्यूल 4 में, आप इनको मारोगे तो लीगली पनिशमेंट हो सकता है आपके ऊपर। फिर उसके बाद एलिफेंट से रिलेटेड क्या है कि अभी जो प्रेजेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें सेक्शन 42 में क्या है कि आप सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप मिलता है कि आप एलिफेंट्स अकेला ऐसा शेड्यूल 1 एनिमल है जिसको आप पाल सकते हो। किसी भी आप शेड्यूल 1 एनिमल को आप डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, केवल एलिफेंट को आप कर सकते हो, क्योंकि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन आपको ये परमिशन देता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप देता है, जिनको देता है वही रख सकते हैं। अब क्या है कि जो नया अमेंडमेंट है उसमें लिखा गया है कि एलिफेंट्स रिलीजियस और एनी अदर पर्पस के लिए लोगों के पास रह सकता है। तो इसमें क्या है कि अब एनी अदर पर्पस एक टर्म लिखा है जो थोड़ा वेगली इंटरप्रेटेड हो सकता है, और एनी अदर पर्पस में सारे पर्पस आ गए, तो कॉमर्शियल ट्रेडिंग ऑफ एलिफेंट्स भी होगा। अब इससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को अक्रॉस द स्टेट्स दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि जो, चलिए रिलीजियस पर्पस के लिए काफी टेम्पल्स में एलिफेंट्स रहते हैं, वो रिलीजियस कस्टम है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बाद बाकी पर्पस में क्या होता है कि वो एलिफेंट्स का टेक केयर सही से करते नहीं है जो लोग रखते हैं एलिफेंट्स को, तो वो एक दिक्कत होती है। उसके अलावा बहुत कंजर्वेशनिस्ट आपको बोलेंगे इतना वर्मिन आप डिक्लेयर करते हो, वर्मिन नहीं डिक्लेयर करना चाहिए, उससे अच्छा है कि अगर एग्रीकल्चर क्रॉप डिस्ट्रॉय भी होता है तो एग्रीकल्चरल फेंसिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फेंसिंग होनी चाहिए, वैसे क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए जो वो एनिमल स्पेसीज नहीं खा पाए, नॉन पैलेटेबल हो। और अगर कभी डिस्ट्रॉय होता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को टाइमली कंपनसेशन देना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है कि काफी फिर फार्मर्स लोग उस एनिमल्स को मार देते हैं। उसके अलावा क्या है कि बहुत एनिमल ट्रैप्स या स्नेयर्स होता है जिसको यूज करके पोचिंग की जाती है, तो वो आप वाइडली अवेलेबल हो जाता है कभी कभी फ्लिपकार्ट अमेजन पे। अब कोई इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट के पास इनेबलिंग प्रोविजन नहीं है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। और उसके अलावा क्या है कि मैंने आपको बताया कि जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है वो क्या है कि अगर किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क के एरिया को डाइवर्ट करना है तो एनबीडब्ल्यूएल की परमिशन लगती है, तो उसमें काफी कंजर्वेशनिस्ट या एनवायरमेंटलिस्ट का भी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो तो 2014 से मिली ही नहीं, केवल उसकी स्टैंडिंग कमेटी केवल डिसीजन ले लेती है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के कुछ एरियाज को डाइवर्ट कर देती है फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, और वो काफी इजीली हो जाता है क्योंकि ये 10 मेंबर की कमेटी है, सारे गवर्नमेंट मेंबर्स हैं, और सारे 10 मेंबर्स को एनवायरमेंट मिनिस्टर ही अपॉइंट करता है। तो जिस पर्पस के लिए बनाया गया था एनबीडब्ल्यूएल को वो सर्व नहीं हो रहा है, एक बाईपास मैकेनिज्म निकाल दिया गया है स्टैंडिंग कमेटी के फॉर्म में, और सारे डिसीजन स्टैंडिंग कमेटी ही लेती है। अब जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व जो केन बेतवा इंटरलिंकिंग से है, काफी उसका एरिया अफेक्टेड रहेगा, तो अब ये जो डाइवर्जन हुआ है ये एनबीडब्ल्यूएल के परमिशन के बिना नहीं हो सकता है। अब जैसे जो डाइवर्जन होता है उसमें क्लियरेंस, बहुत तरह का क्लियरेंस होता है, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस होता है, फॉरेस्ट क्लियरेंस होता है, आपका एनवायरमेंट क्लियरेंस होता है, टेक्निकल क्लियरेंस होता है, तो ये सब टाइप्स ऑफ क्लियरेंसेस होते हैं। तो ये सारा है कि जो अभी आप बोल सकते हो क्रिटिकल एस्पेक्ट से कि अभी भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या दिक्कतें हैं। अब ये थोड़ा आप देख लेते हैं कि शेड्यूल 6 में ये सब एनिमल्स है, शेड्यूल 5 में ये सब एनिमल है। अब जो है कि नया जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ है उसमें क्या है कि जो पुराने एक्ट है उसमें आपके 6 शेड्यूल्स थे, इसमें आपके 4 शेड्यूल होगा। शेड्यूल 1-2 में एनिमल्स होंगे, 3 में प्लांट्स होगा, 4th में साइट्स से रिलेटेड होगा, सीआईटीएस से रिलेटेड। वाइल्ड एनिमल्स को गवर्नमेंट डिक्लेयर किया जा सकता है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, ये सेम है एज प्रीवियस एक्ट जो सेक्शन 62 है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट प्रोहिबिट द इंपोर्ट ट्रेड प्रोविजन और प्लोरिफरेशन ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, तो इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में पहली बार मेंशन किया गया है। उसके अलावा चैप्टर 5B डाला गया है जो साइट्स रिलेटेड है कि अगर आपको कोई ऐसा एक्सोटिक स्पीसी अगर इंडिया में लाना है, इंपोर्ट करना है, तो आपको परमिट चाहिए होगा मैनेजमेंट अथॉरिटी से। उसके अलावा साइंटिफिक अथॉरिटी क्या है कि वैसे स्पेसिमेंस जो एक्सोटिक स्पीसीज के स्पेसिमेन है उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है इंडिया के नेटिव बायोडाइवर्सिटी पे, तो उससे रिलेटेड एडवाइसेस जारी करेगा। उसके बाद आप कोई स्पेसिमेन इंडिया में इंपोर्ट किए हो तो उस पर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, और आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा जो आप मैनेजमेंट अथॉरिटी से लेंगे। साइट्स के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये इस पर यूपीएससी पूछ सकता है। 1960 इससे पहले और ये फीचर्स देख लेते हैं, ये 4 फीचर्स है, उसके अलावा और भी है। उसके अलावा क्या है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हर प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड मैनेजमेंट प्लान बनाएगा, और अगर वो एरिया शेड्यूल एरिया या एफआरए फॉरेस्ट राइट्स अफेक्टेड विलेजेस है तो वहां पे ग्राम सभा से कंसल्ट करेगा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन।
उसके अलावा आप सेक्शन 42A के तहत आपके पास कोई पहले कैप्टिव एनिमल्स था तो उसको आप सरेंडर कर सकते हो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वॉलंटरी, लेकिन विदाउट एनी कंपेंसेशन। फाइन्स जो पहले 25,000 तक था उसको अब 1 लाख बढ़ाया गया है। कुछ रिलैक्सेशन किया गया है कि फिल्म मेकिंग अलाउ की गई है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। आप लाइव एलिफेंट्स जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप है वो ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ग्रेजिंग भी लाइव स्टॉक को अलाउ किया गया है। फिर उसके अलावा बोनाफाइड यूज ऑफ ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड वाटर बाय लोकल कम्युनिटीज भी अलाउ किया गया है। अब स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की भी स्टैंडिंग कमेटी हो सकती है और सेंटर कैन ऑल्सो डिक्लेयर कंजर्वेशन रिजर्व। इससे पहले कंजर्वेशन रिजर्व केवल स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती थी। उसके अलावा साइट्स जो 1963 में आईयूसीएन के द्वारा स्टार्ट किया गया था इनिशिएटिव, 1975 में ये फोर्स में आया था, इंडिया मेंबर है। इसमें 3 अपेंडिक्स होती है। 1 सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन, सबसे ज्यादा नीड है प्रोटेक्शन का और सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है, और 2 से कम, 3 से कम, और यूनेप के द्वारा एडमिनिस्टर्ड है, हेडक्वार्टर्स का जिनेवा में। इस पर्टिकुलर एक्ट में क्या क्या दिक्कत है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि 43 जो सेक्शन है उसमें कहा गया है कि एलिफेंट कैन नाउ बी देयर परमिटेड यूज ऑफ एलिफेंट फॉर रिलीजियस और एनी अदर पर्पस। अब एनी अदर पर्पस है कि अब सब पर्पस हो गया, तो फिर ये इस सेक्शन का मतलब ही नहीं हुआ। बहुत कंजर्वेशनिस्ट का कहना था केवल रिलीजियस पर्पस के लिए एलिफेंट को अलाउ करना चाहिए था। अब नहीं तो इसका क्या होगा, कॉमर्शियल ट्रेड हो जाएगा। अब ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड ये साइलेंट है, ये अभी भी अमेंडमेंट। और उसके अलावा जो 3 शेड्यूल्स में जितने स्पीसीज लिखे गए हैं वो काफी इनकम्प्लीट है और भी इनको इंक्लूड करने की जरूरत है, तो ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। और उसके अलावा आपके जो स्टेट्स में जितने नेशनल पार्क से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो आपको पता होना चाहिए। ये मैं शेड्यूल 2, 3, 4 के इंपॉर्टेंट स्पीसीज डाल दिया हूँ कि आपके नॉलेज में रहे। और आपके स्टेट के नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज आपको पता होनी चाहिए। और इवन आप प्रीलिम्स के एंगल से जितने भी नेशनल पार्क्स और नेशनल सेंचुरीज है पूरे कंट्री में, किस स्टेट में, तो बस आप एक बार देख लीजिएगा लिस्ट। इवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का देख लीजिएगा, भले वो 600 के आसपास क्यों ना हो, कि आपको हेल्प करता है। वो कैसे करता है आपको, मैं आपको कुछ सवाल जब डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपको बताऊंगा। तो आपको मैंने अमेंडमेंट बता दिया। आपको फिर उसके अलावा जो मेंस के एंगल से जो पूछा जा सकता है वो आपको मैंने बता दिया। उसके अलावा आपको मैं अब कुछ कुछ और इसमें फीचर्स बता देता हूँ। यहाँ पे 38 काफी बड़ा है, इसमें सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में है। इसमें बस आपको ये ख्याल रखना है कि 90 से का जो रिपोर्ट है उसको पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाता है। और जूस कोई भी नहीं बनाया जा सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी। और सेंट्रल जू अथॉरिटी की काफी गाइडलाइंस है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस इन जू। उसके अलावा आप यहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का जो हेड होता है दैट इज द एनवायरमेंट मिनिस्टर। और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग देखते हैं। तो सबसे आप 42 देख लेते हैं, सेक्शन 42। सेक्शन 42 में क्या है कि यहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप दे सकता है। तो यही होता है कि एलिफेंट के केस में एलिफेंट इज द ओनली शेड्यूल्ड वन एनिमल जिसको आप डोमेस्टिकेट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप मिल जाती है बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। और फिर एक आदमी दूसरे आदमी को बेच भी सकता है क्योंकि आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप मिल गई है। लेकिन डायरेक्टली एलिफेंट के बारे में नहीं लिखा गया, लेकिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप मिल जाती है, इसीलिए आप एलिफेंट्स को रख सकते हो। मेनली रिलीजियस पर्पस के लिए आप टेम्पल्स में, स्पेशली केरल में आप देखते होंगे कि काफी एलिफेंट्स को रखा जाता है टेम्पल्स में। उसके अलावा एक आपको इंपॉर्टेंट फीचर बताता हूं कि जैसे पिकॉक का फेदर आप रखते हो ना, तो ये अलाउड है, ये एक्सेप्शन दिया गया है कि तो फिर इसके जैसे आप किसी भी एनिमल का पार्ट रखोगे, जैसे जो पिकॉक है वो आपका शेड्यूल 1 है, आप जैसे टाइगर का स्किन रखो आपको सजा हो जाएगी। लेकिन आप पिकॉक का फेदर रखोगे तो ये एक्सेप्शन दिया गया, आप रख सकते हो लीगली। और उसके अलावा जो आप सेक्शन आप 49 आप बी देखिए, सेक्शन 49 बी में क्या है कि प्रोहिबिशन ऑफ डीलिंग्स इन ट्रॉफीज एनिमल आर्टिकल्स। तो सेक्शन 9 हंटिंग को बैन करता है और सेक्शन 49 भी इलीगल ट्रेड को बैन करता है। और सेक्शन 49 ए में आप शेड्यूल्ड एनिमल का डेफिनेशन देखिए, दैट इज एनी एनिमल फॉर द टाइम बीइंग इन शेड्यूल 1 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 3 या शेड्यूल 4 एनिमल आपका शेड्यूल्ड एनिमल नहीं है। यहाँ एक
हो सकता है कि प्रीलिम्स में आपको ट्रैप कर लिया जाए। उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, आप 50 में चले जाइए। 50 में आप क्या है कि ये सारी जो पावर्स है, सर्च, सीजर, समन, ये सबसे रिलेटेड है। तो आप सर्च या फिर अरेस्ट या सीजर कौन कर सकता है? तो एनी ऑफिसर, एनी पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई। और जो भी प्रॉपर्टी सीज होगी वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर कोई फिशरमैन जो 10 किलोमीटर के विद इन रहता है फ्रॉम सेंचुरी नेशनल पार्क, उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो अगर वो किसी बोट में अगर नेशनल पार्क घुस जाता है और वो बोट कॉमर्शियल फिशिंग के लिए यूज नहीं होती है। तो ये एक्सेप्शन आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो 51 सेक्शन है वो पेनल्टी से रिलेटेड है। और पेनल्टी में मैं आपको बताता हूँ, जो अगर आपका शेड्यूल्ड, अगर आप किसी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कहीं कुछ क्राइम करते हो तो 3 से 7 साल की सजा है। अगर आप किसी शेड्यूल 1 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 स्पीसीज से रिलेटेड कुछ क्राइम करते हो तो 3 से 7 साल की सजा है। लेकिन अगर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 2 या फिर पार्ट 3, सॉरी, या फिर शेड्यूल 3 या शेड्यूल 4 से रिलेटेड क्राइम करते हो तो आपको जो पनिशमेंट है अप टू 3 इयर्स है। इवन आप जू में भी आप किसी एनिमल को छेड़खानी करते हो तो उसमें जो आपकी जो सजा है, दैट कैन एक्सटेंड टू 6 मंथ्स। ये भी इसमें आप लिखा है पेनल्टीज में, जो बस आपका इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो आपका लिखा है डेट इज 51(1)(b) में आपका लिखा है, इफ एनी पर्सन हु कॉन्ट्राविन्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 38J शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 6 मंथ्स। 38J, वही आप जू जाते हो और वहां पे किसी एनिमल्स की टीजिंग करते हो तो। पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल सीजर, उस केस में भी ऑफिसर्स को पनिशमेंट है। कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। कंपाउंडिंग होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो कर सकते हैं तो मैक्सिमम जो आप चार्ज कर सकते हैं दैट इज सम ऑफ 25,000 रुपीज। अब इसको अमेंडमेंट में बढ़ा के 1 लाख तक कर दिया गया है, और रिसेंट अमेंडमेंट में बढ़ा के। और उसके अलावा जो भी पनिशमेंट जिसमें मिनिमम, जो भी क्राइम जिसमें आपका मिनिमम पनिशमेंट डिफाइंड है तो उसको कंपाउंडिंग कर सकते हैं, उसमें कंपाउंडिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे 2 तरह की सजा है, या तो 0 to 3 years या तो 3 to 7 years। तो जिसमें सजा 3 to 7 years है उसमें आप कंपाउंडिंग नहीं कर पाओगे, लेकिन जिसमें सजा 0 to 3 years है उसमें आप कंपाउंडिंग कर पाओगे। जिसमें भी मिनिमम ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट डिफाइंड है तो वैसे क्राइम में आप कंपाउंडिंग नहीं कर सकते हो। डेट मीन शेड्यूल्ड 1 या फिर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 स्पीसीज से रिलेटेड कुछ क्राइम है, या फिर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड कुछ क्राइम है तो उसकी आप कंपाउंडिंग नहीं कर पाओगे, अदरवाइज आप कर लोगे। उसके अलावा आपका, आप अदर ऑपरेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बार्ड। अब जनरली होता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अगर आपके ऊपर लगा है तो आप आईपीसी का 120B या फिर 34 ये सब लग ही जाता है, क्योंकि अदर लॉज वो बार्ड नहीं है फ्रॉम ऑपरेशन। और उसके अलावा बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर होगा जो पकड़ाएंगे। तो प्रिजम्पशन टू बी मेड इन सर्टेन केसेस। अगर आपके पास कोई कैप्टिव एनिमल पकड़ा गया है तो आप प्रूफ, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर कोर्ट मान लेगा कि आप इलीगली आपके पास था, बशर्ते अगर आप उसको प्रूव नहीं कर देते कि हाँ लीगली आपके पास था। अगर आप लीगली दिखा देंगे हाँ मेरे पास लाइसेंस था, तब कोई दिक्कत नहीं थी, अदरवाइज माना जाएगा कि आप इलीगली ही उसको होल्ड किए हुए थे। ऑफेंसेस बाय कंपनीज होगा तो कंपनीज के सारे स्टेक होल्डर्स, सारे बोर्ड के सारे मेंबर्स को चार्ज किया जाएगा। और फिर उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो आप सेक्शन 61 देख लें, कि जो भी शेड्यूल्स हैं तो शेड्यूल्स में जो एंट्रीज चेंज करना है तो वो पावर जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। उसके अलावा एक सेक्शन 58I है। 58I यहाँ पे ये कहता है कि फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस, अगर आप यही लीगल ट्रेड करते हैं किसी वाइल्ड एनिमल्स का, उससे आप कोई प्रॉपर्टी कमाए और बिल्डिंग कमा ले तो उस बिल्डिंग को भी सीज किया जा सकता है, उसका भी फॉर फीचर होगा। और इवन मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में क्या है कि जो एक्ट है तो उसमें शेड्यूल्ड ऑफेंसेस डिफाइंड है। आप मनी लॉन्ड्रिंग आप पढ़ोगे मेंस के सिलेबस में तो आपको पता होगा। तो उसमें शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में वाइल्ड लाइफ क्राइम भी एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और उसके अलावा सेक्शन आप 61 देखेंगे तो पावर टू अल्टर एंट्रीज इन शेड्यूल्स, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। फिर 62 देखेंगे तो 62 में वर्मिन डिक्लेयर करने का सेक्शन है ये। तो
कोई भी एनिमल जो शेड्यूल 1 या पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 में है, तो उसको गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। बाद बाकी वो कर सकते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया, और जब तक करेंगे वर्मिंग तो माना जाएगा कि वो शेड्यूल 5 में है। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों रूल्स बना सकता है। हो सकता है यूपीएससी आपको बोल दे कि ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स, तो गलत होगा। दोनों बना सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कंटेक्स्ट में बना सकते हैं। उसके इसमें आप सेक्शन 63 64 पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स की कुछ ट्राइब्स है तो उनको हंटिंग अलाउड है और उसको इलीगल नहीं माना जाएगा, वो सेक्शन 65 में स्पेसिफिकली लिखा गया है। उसके अलावा जो पुराना जो एक्ट था, इससे पहले कौन सा एक्ट था आपका 1953 में, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1953, उसको रिपील कर दिया गया है। और यहीं पे उसके बाद सारे आपके स्केड्यूल्स आ जाएंगे, तो एक बार सारे स्केड्यूल्स को आप देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल आप बिंतोरुम आप सर्च कर लीजिए कैसा एनिमल है, कहाँ पाया जा सकता है, तो हो सकता है कि यूपीएससी आप स्पीसीज से रिलेटेड सवाल आता है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपको मैंने बता दिया, और स्पीसीज से रिलेटेड सवाल आ सकता है। तो ये सारे आप शेड्यूल्स देखेंगे ना तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो शेड्यूल 1 तो आप डिटेल में जाके देख लीजिएगा। जैसे आप शेड्यूल 1 में आपके कुछ बर्ड्स हैं, बर्ड्स में भी आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका एक बर्ड है फ्रॉग माउथ्स। तो अब एक सवाल आया था कि कॉपर स्पिथ बारबेट, फ्रॉग माउथ्स, रेड स्टार्ट्स, ये सब, या मिनी वेट्स, ये सब क्या है, तो बर्ड्स हैं। तो आप यहाँ अगर पढ़े होते, अगर ये शेड्यूल ध्यान से देखे होते तो आप इजीली आंसर कर लेते। और जो शेड्यूल 1 में एनिमल है तो उसके बारे में आप जाके एक को खोल के, स्पेशली जो मैमल्स हैं और जो बर्ड्स हैं उसको आप विकिपीडिया पे सर्च कीजिएगा तो आपकी स्पीसीज की नॉलेज बढ़ जाएगी। तो शेड्यूल 1 में केवल आप मैमल्स और बर्ड्स को कीजिएगा, और बाद बाकी शेड्यूल 1 to 6 तक आप एक बार कर्सरी व्यू दे दीजिएगा तो आपको पता भी चल जाएगा कौन किस शेड्यूल में है, और साथ में एक थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ जाएगी। काफी वो हेल्प भी करता है। जैसे फ्रॉग माउथ का सवाल आप इजिली बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल और भी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप देखने चलेंगे, आप शेड्यूल 4 अगर आप खोल लीजिए, शेड्यूल आपका 2 है, 3, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 में मैक्सिमम बीटल्स हैं और कुछ एम्फीबियंस हैं जैसे ब्लैक कोबरा वगैरह। ये शेड्यूल 3 में ज्यादा नहीं है। शेड्यूल 3 में जनरली डियर है, बार्किंग डियर है, बरहाल है, चीतल है, गोरल्स है, हाइना है, नीलगा है, सांबर है। अब शेड्यूल 4 में आप देखेंगे तो यहीं पे सब कुछ आ जाएंगे। बर्ड्स सारे इसी में है, शेड्यूल 4 में मैक्सिमम बर्ड्स, कुछ 1 में कुछ 4 में है। 1 में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है वो है, बाद बाकी सब इसी में। जैसे देखिए बारबेट्स, अब कॉपर स्मिथ बारबेट क्या है, तो बर्ड है। अगर आप बारबेट्स यहाँ पे देखे होते आप इजीली आंसर कर लेते। तो आप ये शेड्यूल्स देखेंगे तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। तो आप इजीली 4 सवाल आया था प्रीलिम्स से, आप इजीली चारों आप आंसर कर पाएंगे करेक्टली, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लिए हैं और फिर समझ लिए हैं। और कुछ दिक्कत हो रही होगी तो आप इस वीडियो को अगर आप एक बार और देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे, तो आप इजीली आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो जो मैं बोला हूँ उसको कर लीजिएगा। और मेंस और प्रीलिम्स के एंगल से सारा कुछ कवर्ड है। और मेरा जो नोट्स था ये वाला, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। जो भी नोट्स जो होगा मैं, या फिर जो मेंस का आंसर लिखता हूँ उसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वो मेरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल। यहाँ पे इस वीडियो को